घर में खुशी का माहौल ननद ने बनाया। एक शिक्षाप्रद कहानी। सारा काम अकेले क्यों कर रही हो तुम? अपनी सास की थोड़ी मदद ले लो ना। सुरेश ने कहा तो लगा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ रख दिया हो। इनकी तो आदत ही है कि पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेंगी, सबसे तारीफें बटोरेंगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेंगी। इनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। ऐसा नहीं है, माँ सच में बहुत थक जाती हैं। उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही वो इतना काम करती हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती हैं। सुरेश ने दबे स्वर में समझाया। और इधर भैया भाभी के कमरे से आती हुई आवाज़ से शिल्पा के कदम पलांस को रुक गए। वह सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उसका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वह कोई हंगामा नहीं खड़ी करना चाहती थी। इसलिए बड़े ही एहतियात से बिना चप्पल की आवाज़ के वह सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिल्पा जब माँ के कमरे में आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले का अवसर होता तो सुधा जी बिना नहाए और ठाकुर जी की पूजा किए हुए मुंह में पानी भी नहीं धरती, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम व्रत उपवास को दरकिनारे करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। माँ होले से मुस्कुराई, पर उनके निस्तेज चेहरे और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शिल्पा के सामने एक बार माँ का वो दबदबाया रूप सामने आ गया। कितना अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था माँ का, और अब कैसी हड्डियों का ढांचा बनती जा रही हैं। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक में प्रवेश किया होगा सुधा जी ने, पर अभी उन्हें देखकर वह महीनों की बीमार लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर सहलाते हुए कराहने लगी, तब अनायास ही शिल्पा के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट के बोल सुनकर जहाँ एक तरफ सुधा जी को यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनको कितना प्यार करती है, वहीं उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल था कि उनको यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनकी बहू को उनके हालत की किंचित भी परवाह नहीं थी। पर प्रकट में सुधा जी शिल्पा से बोली, क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगी तब सब कहेंगे कि ये अब बूढ़ी हो गई है, अब यह किसी काम की नहीं रही, और मेरे बीमार रहने से किसको क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा? जरा मैं भी तो सुनूं। शिल्पा ने पूछा तो सुधा जी मौन धारण कर लिया। दरअसल शिल्पा शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमज़ोर ही देखती जा रही थी। उल्टा उसने तो सोचा था कि भैया की शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ था कि शिल्पा की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया सुरेश की भी शादी हो गई थी। वैसे सुधा जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शिल्पा की शादी तो उसके पिताजी ही तय करके गए थे। हाँ, सुरेश ने अपनी पसंद लड़की अंतिमा से शादी करने की जिद की थी, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने के वजह से उनका मिलना जुलना अब बाहर ज़्यादा होने लगा। तब सुधा जी ने भी दोनों की शादी जल्दी कराना ही ठीक समझा। वैसे तो अंतिमा अच्छी थी, पर घर का काम करने से बड़ा कतराती थी और सास के किए गए काम का मोल समझने के बजाय इसे ग्रांटेड लेती थी। शिल्पा की सहेली शिविका उसके मायके वाले घर के पास ही रहती थी। उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम कराती है और अक्सर सुधा जी बीमार रहती हैं। पर जब शिल्पा मायके आती तो ज़्यादातर काम अंतिमा को ही करते देखती। तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती कि वह दोनों सुधा जी को ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं और माँ अपनी मर्जी से खुद को व्यस्त रखने के लिए ही काम करती रहती है। पर जब शिविका ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि इधर कुछ दिनों से आंटी दिखाई नहीं दे रही और वॉक पर भी नहीं आ रही हैं, लगता है बीमार हैं,
तब शिल्पा को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पर माँ की आवाज़ में थकावट साफ झलक रही थी, दूसरे शिविका ने बातों बातों में शिल्पा को फिर से बताया था कि सुधा जी का काम इतना बढ़ गया है कि अब वह सुबह की सैर को भी नहीं आ पाती। तब शिल्पा को लगा कि शिविका सही कह रही है। वैसे तो शिल्पा जब भी सुधा जी से पूछती कि माँ सच बताओ, भैया भाभी आपके साथ माफिक व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, तब तो माँ हमेशा टाल जाती थी। इसलिए इस बार शिल्पा ने बिना फोन किए आना उचित समझा और अचानक शनिवार की सुबह सुबह मायके आ धमकी। चुपके से आई तो देखती क्या है कि भाभी अभी तक सो रही है और भैया दूध लाने गए हैं। उतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई की सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रखी थी। दिसंबर के कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को शॉल से लपेटकर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शिल्पा को वह देखकर बहुत ही दया आ गई। शिल्पा को याद आ गया जब पापा जीवित थे तब उन्होंने माँ को कभी भी सुबह सुबह रसोई में इस तरह काम करने नहीं दिया था। हमेशा घर में जो भी काम वाली रखी जाती उसके साथ यह शर्त होती कि वह सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह देर उठने की आदत थी, इसलिए कामवाली को भी देर से ही आने को बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत ठहरी। आज सुबह माँ को किचन में चाय के लिए सॉसपैन और कुछ जूठे बर्तन धोते देखकर शिल्पा का कलेजा मुंह को आ गया। उसके मुंह से हठात ही निकला, यह क्या कर रही हो माँ? शिल्पा की आवाज़ इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वह बीम बार लगे हाथ से ही भगोना उठाने लगी कि फिर उनको स्मरण आया कि अरे यह तो शिल्पा की आवाज़ है। फिर हाथ धोकर बोली, अरे बेटी इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फ़ोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शिल्पा को गले लगाया तो उनका बदन बिल्कुल गर्म था, जैसे कि बुखार हो। शिल्पा कुछ कहने ही वाली थी कि उनके पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शिल्पा को देखते हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शिल्पा जीजी आप कब आए? अरे अम्मा जी आप किचन में क्यों आई? थोड़ी देर में तो चाय बनाने ही वाली थी ना। फिर शिल्पा की तरफ मुताबिक होकर बोली, क्या बताऊं शिल्पा जीजी, मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ, पर यह सुबह सुबह रसोई में पहुंच जाती हैं। पर तब तक शिल्पा बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझी थी वह माँ की डबडबाई आंखों और थरथराते हाथों ने बता दिया था कि इतनी ठंडी में भी उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शिल्पा उस वक्त सामने तो कुछ नहीं बोली। शिल्पा ने न तो अपनी भाभी अंतिमा से लड़ाई की और न ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का बड़ा ही प्रैक्टिकल हल ढूंढा जिससे किसी को कोई भी ऐतराज नहीं था। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वालियों से बात किया और फिर एक शाम भाभी भैया और माँ के साथ खुलकर इस बारे में बात किया कि भैया और भाभी, मैं सोच रही थी कि चूँकि माँ को सुबह जल्दी उठने और बोलते ही चाय पीने की आदत है और अब इस उम्र में ठंड में उठकर सुबह चाय बनाना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए काम वाली ऐसी रखी जाए जो कि सुबह तड़के माँ की चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना वगैरह बनाए। इससे किसी की नींद में भी खलल नहीं पड़ेगा और माँ को सुबह सुबह गरम गरम चाय भी मिल जाया करेगी। तब अंतिमा ने आगे बढ़कर कहा, यह तो अच्छी बात है जीजी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो दिन भर ऑफिस में भी नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात देर तक काम करती रहती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम है 10:30 बजे, इसलिए मैं अक्सर 7:30 या 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। अगर सुबह सुबह कोई काम वाली अम्मा चाय बनाकर दे जाए तब मेरी नींद भी पूरी हो जाया करेगी और अम्मा जी को चाय भी मिल जाया करेगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए और सबके लिए चाय भी नहीं बनाना पड़ेगा। शिल्पा ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। एक काम वाली बुधिन है जो सुबह आने को तैयार हो गई। वह सबसे पहले माँ को 1 कप चाय बनाकर देने के बाद ही
किचन सफाई और बाकी काम करेगी। दोबारा 8 बजे फिर आकर घर के बाकी काम कर जाया करेगी। अभी वाली काम वाली से थोड़े ज़्यादा पैसे तो लेगी, पर उसे मैंने हिदायत के साथ रखा है। उसे साफ साफ कह दिया है कि इस ठंड में माँ को पानी छूने वाला कोई काम नहीं करने देना है। अब आप लोग भी उससे मिलकर आगे उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिए। और भाभी, आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़कर आपकी गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अभी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसलिए उनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए यह बदलाव करने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोग की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई और उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं। शिल्पा के ऐसा कहने पर मन ही मन अंतिमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल नहीं समझा था। सुरेश भी शिल्पा के इस कदम से सहज महसूस कर रहा था। माँ की तबीयत में दिन प्रतिदिन गिरावट से वह भी बहुत परेशान था। आज शिल्पा ने बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था, पर अंतिमा के मन में एक बात फांस की तरह चुभ रही थी। तो उसने शिल्पा से पूछ लिया, और सब चीज तो ठीक है शिल्पा जी, लेकिन आपने यह क्यों कहा कि आप ही अपनी माँ की देखभाल कर सकती हो? क्या मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे भाभी, आप इस बात को इतना दिल पर मत लगाइए। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप अभी अभी आए हैं। आपको माँ की आदतों के बारे में जानने में थोड़ा वक्त दिया करेगी, लेकिन माँ को तंग ना करें। शिल्पा की बात में दम था, सो अंतिमा टालती कैसे, पर फिर भी अपनी सफाई में बोली, माँ को हम किसी काम के लिए नहीं बोलते, बस उनको ही शौक है घर का काम करते रहने की। और भाभी, इतना याद रखिए कि माँ का यह स्वभाव नहीं कि दिखावे या प्रशंसा के लिए काम करने या बीमार होने का नाटक करें। वही तो शिल्पा जी, ऐसा वह क्यों करेंगी भला? तो आप जो उस दिन भैया को कह रही थी वह सबके सामने बोली। यूँ पीठ पीछे माँ की शिकायत करके भैया को मत भड़काइए। बोलते हुए शिल्पा की आवाज़ नर्म थी। जब उसने भाभी की आंखों में शर्मिंदगी के भाव देखे तो माहौल को हल्का बनाते हुए मुस्कुराकर बोली, जो बोला जाए सामने बोला जाए, कम से कम सास बहू की लड़ाई तो देखने मिलेगी। यूँ शीत युद्ध से क्या हासिल होने वाला? शिल्पा की इस बात पर सब हंस पड़े। अगले दिन नई कामवाली बहूनी को शिल्पा ने अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह उसे सुबह साफ सफाई से चाय बनाकर 2 मीठे और 2 नमकीन बिस्किट के साथ माँ को देनी है। जैसे शिल्पा आज तक अपने पापा को देखती आई थी कि वह कैसे माँ को राजरानी की तरह ट्रीट करते थे। घर में सुबह सुबह कामवाली के आने से अब सुधा जी को बहुत आराम रहने लगा था। शिल्पा की समझदारी से बिना झगड़ा किए बिना बात बढ़ाए समस्या का समाधान भी हो गया था और सुधा जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी और घर में खुशहाली भी बनी रही। अब घर में जिस किसी को भी कोई बात कहनी होती सब मुंह पर ही कहते और खुल कर रहते। रिश्ते ऐसे ही तो पलते फूलते हैं। अब ननद भाभी में एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता पनप रहा था और घर का माहौल भी बेहतर हो चला था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।